तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो एक फांस है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहली बात तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये सस्पेंशन में है ये ट्रीटी, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है और क्या भारत जायज़ तरीके से, चूँकि पाकिस्तान, भारत ये कहता है कि आतंकवाद भेजता है, स्पॉन्सर है टेररिज्म का भारत में, पहलगाम हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, पूरा इतिहास रहा है पिछले 60-70 सालों का। तो आपको क्या लगता है कि भारत जायज़ तरीके से इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाले हुए है, और या फिर आपको लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है? अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को यानी समझिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती जी है। हाँ, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स पावर है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। तो पाकिस्तान वाकई इतना अहम मुल्क है, तो इस सबको वो अपनी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? पाकिस्तान जो है आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। और आप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान जंग जीत चुका है, तो एक जीते हुए मुल्क को बार बार जंग में क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि देखिए जो MOU है वो इस बात का सबूत है कि ईरान जंग जीत चुका है। वो इस बात का सबूत है क्योंकि जो सारी शर्तें हैं ईरान की वो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दस्तखत किए हैं। आप यकीन जानिए, जिस वक्त मैं ईरान के रास्ते में थी और मस्कत से जब ईरान सफ़र कर रही थी, तो उसी वक्त हमने वहीं गल्फ ऑफ ओमान में, हॉर्मुज़ है, रोंगटे खड़े हो गए और सारे लोग उस वक्त उस एयरप्लेन में जाके खिड़कियों में देखने लगे कि देखें तो आखिर कि वो हॉर्मुज़ क्या चीज़ है। तो आप सोचिए, उसी खित्ते के ज़्यादातर वो लोग थे और वो देखना चाहते थे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसके लिए पूरी दुनिया में ये लड़ाई फैल गई है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान से लौटते ही, ईरान यानी जंग का मैदान, ऐसा लगता है कि एक और जंग के मैदान में आ गई मैं। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कि पॉपुलर इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है, वो पूरी दुनिया में हेडलाइन में छाया हुआ है। लेकिन इसी दौरान एक जो बात नहीं भूलनी है वो ये कि ये पूरा जो इस खित्ते में, वेस्ट एशिया में और पूरी दुनिया में जो एक संकट है इस जंग की वजह से, वो लगातार चल रहा है। इसके बावजूद भी कि भारत के कई शहरों में एक पॉपुलर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जो जंग है वो लगातार जारी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अमेरिका ने ईरान के एक शहर पे हमला किया है, आवाज़ शहर पे, और वहाँ 4 लोगों को मार गिराया है। इसके बाद अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, और ईरान ने फिर हमला किया कुवैत में, जॉर्डन में, बहरीन में और इराक में, और वहाँ पर कई जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया है। तो इस दौरान ये खबरें जिस तरह की आ रही हैं उनको समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जंग कहाँ जा रही है। खबर इस दौरान ये भी आई है कि IDF यानी कि इजराइल का जो डिफेंस फोर्स है और साथ साथ US की जो मिलिट्री है, दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री और इजराइल की मिलिट्री, इन दोनों का मर्जर हो सकता है। ये अपने आप में बेहद ख़तरनाक खबर है कि इस पूरे खित्ते के लिए, यानी ईरान के लिए, सऊदी अरब के लिए या पूरे वेस्ट एशिया के लिए, इसको किस तरह से देखा जाए। मर्जर का मतलब क्या होगा? ये क्या IDF को अब दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल मिलिट्री का सपोर्ट मिलेगा? तो ईरान का इसके बाद क्या होगा? इस सब के अलावा तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते। जी हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर लगातार बहस हो रही है। भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक कोई खबर नहीं आती, लेकिन जो पूर्व राजदूत हैं या डिप्लोमेट्स हैं वो लिख रहे हैं कि हमें आतंकवाद पे चर्चा रखनी चाहिए, ना कि पानी पर होनी चाहिए चर्चा। लेकिन क्या इसके सबब एक तरह की जंग भी हो सकती है? इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण कई खबरें हैं जिनको लेकर इस वक्त मैं प्रवीण साहनी जी के सामने मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शक कई लिख रहे थे कि कई हफ्ते हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई है और बहुत सारा न्यूज़ साइकिल इस दौरान खबरें इकट्ठी हो गई हैं, तो मैं एक के बाद एक खबरें आपके सामने यहाँ लेकर आऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि ये जो एक तरह की फॉरएवर जंग है जो ख़त्म नहीं हो रही है, ये फरवरी के आखिर में शुरू हुई 28 फरवरी से, और अब देखिए जुलाई ख़त्म होने वाला है। इस जंग को आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है वो IDF के साथ मर्ज करेगी, इसको हम किस तरह से समझें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। ये 2 अलग अलग खबरें हैं तो इनको अलग अलग समझ लेते हैं। जो आप कह रही हैं कि 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, तो वो जो जंग थी वो थी एयर वॉर, एयर कैंपेन थी अमेरिका की
जो तकरीबन 40 दिन चली, और 11 अप्रैल को हम वहाँ इस्लामाबाद मीटिंग हुई, वो तब तक वहाँ चली। ख़ास बात इस जंग की क्या थी कि 28 अप्रैल को 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने अग्रेशन किया, लड़ाई करी ईरान के ऊपर, और 2 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ को बंद कर दिया। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है, जो लड़ाई अमेरिका की नहीं थी वो 2 मार्च के बाद अमेरिका की लड़ाई बन गई। वो क्यों बन गई? क्योंकि अब मुद्दा आता है पेट्रो डॉलर्स का। ये अब वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको। तो ये पहला फेज़ था 40 दिन का। उसके बाद हम जानते हैं जो वहाँ इस्लामाबाद में मीटिंग हुई वो सिर्फ 21 घंटे की हुई, और उसके इमीडिएटली बाद जो है 13 अप्रैल को ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया, क्योंकि एयर वॉर से कुछ हो नहीं रहा था, तो वहाँ नेवल ब्लॉकेड लगा के रख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये नेवल ब्लॉकेड से भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली हमने क्या देखा कि पाकिस्तान और कतर ने भी किया काम, पर पाकिस्तान वॉज द मेन मीडिएटर। तो दोनों साइड से बात कर रहे थे, बिकॉज दोनों साइड एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद फिर 17 जून को हमने देखा कि वो MOU साइन हो गया। तो MOU बहुत क्लियर है कि क्या उसमें क्या क्या होना है। MOU की एक ख़ास बात बिल्कुल साफ लिखी गई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ है उसकी सिक्योरिटी जो है वो ईरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और अमेरिका की नहीं होगी। तो उसके बाद साइन किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद, पर उसमें अब फिर अमेरिका में क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि साहब आपने जो है बहुत ज़्यादा दे दिया ईरान को उस 14 पॉइंट्स के अंदर। तो वो देना था ही, क्योंकि जंग ईरान जीत चुका था। तो जो ईरान की शर्तें थी उन्होंने वो पूरी की पूरी रख दी। अब जो है वो 7-8 को फिर से साइन करने के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। तो अब सवाल उठता है कि अब लड़ाई किस बात की हो रही है, ये सबसे बड़ा इशू है। तो जहाँ तक देखिए, और आप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान जंग जीत चुका है, तो जी। एक जीते हुए मुल्क को बार बार जंग में क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि देखिए जो MOU है वो इस बात का सबूत है कि ईरान जंग जीत चुका है। वो इस बात का सबूत है, क्योंकि जो सारी शर्तें हैं ईरान की वो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दस्तखत किए हैं। दिक्कत क्या हो रही है? पेट्रो डॉलर्स की। अब पेट्रो डॉलर्स की ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक 1974 में एक अग्रीमेंट हुआ था जो कि अमेरिका ने किया था, पहले सऊदीज के साथ, फिर और GCC कंट्रीज़ के साथ, फिर OPEC के साथ। वो सिंपल टर्म्स में ये था कि आप अपना जो तेल है, ऑयल, ये गैस है, उसको आप डॉलर्स में बेचिएगा, और उसके इन रिटर्न ऑफ दैट हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये था। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको खोल ही नहीं पा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ को, तो फिर तो GCC कंट्रीज़ हैं वो सोचने लगेंगे कि हम जो है सिक्योरिटी हमें मिल नहीं रही है, तो हम डॉलर में क्यों सामान बेचें, हम क्यों ना अपनी करेंसी में बेचें, जो कि ईरान चाहता है। तो इसलिए अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ को फ्री करना बहुत ज़रूरी है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था ईरान जंग जीत चुका है। तो अब दिक्कत क्या है कि अब ईरान ने ये कहा है कि देखिए, अगर आप हम पे अटैक करते हैं या पर्शियन गल्फ में जो हमारी साइड की जो ईरान के है उस पर आप अटैक करेंगे, तो हम टिट फॉर टैट करेंगे। आपकी जो बेसिस हैं GCC कंट्रीज़ में, हम उन पे अटैक करेंगे, और वही हो रहा है। जैसे आप बता रही हैं, अटैक हुआ है बहरीन पे, अटैक हुआ है कतर पर। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जब वो जंग हुई थी, 40 दिन की एयर वॉर हुई थी, तो जो अमेरिका के रडार्स थे, और बहुत कीमती रडार्स थे, अलग अलग टाइप के सैटेलाइट कम्युनिकेशन थे, वो सब ईरान ने ख़त्म कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो उनकी फौजें हैं, बेसिस, जिससे आपने, मुझे याद है कई महीने पहले आपने बोला था कि यहाँ से इनके बेसिस हट जाएंगे, तो वो हट गए हैं। अब वो हट गए हैं। अब वहाँ से वो बेसिस निकाल के अब वो जॉर्डन में ला रहे हैं। तो ये जो हमले हो रहे हैं अब इसलिए जॉर्डन से हो रहे हैं, और इसलिए ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया, जहां अमेरिका का एक और फौजी मारा गया और 16 फौजी हो गए बिल्कुल, क्योंकि जो अब क्या हो रहा है कि जो कतर है, कतर में जैसे आप जानती हैं कि अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर्स है, फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है, और बहरीन में 5th फ्लीट जो है अमेरिका की वो वहाँ पर है।
अब वहां पर उनके पास रडार्स नहीं है, तो वो देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से हमला कि हो रहा है कहाँ से हो और रहा उसको है। रोक भी नहीं पा रहे हैं फिर इसलिए। हाँ, तो उनकी वो जो उनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनकी बहुत कमी तो है। अगर मैं आपकी बात को आसानी से दर्शकों को हाँ। समझाऊं कि इस जंग को जीतने के बाद अभी अमेरिका फिर भी हमले कर रहा है ईरान पर, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान के कब्जे से हॉर्मुज को आज़ाद कराया जाए। बिल्कुल। आप यकीन जानिए, जिस वक्त मैं ईरान के रास्ते में थी और मस्कत से जब ईरान सफ़र कर रही थी, तो उसी वक्त हमने वहीं गल्फ ऑफ ओमान में हॉर्मुज है, रोंगटे खड़े हो गए और सारे लोग उस वक्त उस एयरप्लेन में जाके खिड़कियों में देखने लगे कि देखें तो आखिर कि वो हॉर्मुज क्या चीज़ है। तो आप सोचिए, उसी खित्ते के ज़्यादातर वो लोग थे और वो देखना चाहते थे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसके लिए पूरी दुनिया में ये लड़ाई फैल गई है। तो मैं आपकी बात यहाँ तक तो समझ गई हूँ कि ये जंग हो रही है, हॉर्मुज को आज़ाद कराना चाहता है। ठीक है, अब अगली बात मुझे ये बताइए कि अभी तक तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, खुद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से तमाम तरह के बयान आ रहे थे कि अब अकेला साथी बचा है यूएस इजराइल का, इजराइल सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय, अनपॉपुलर हो चुका है। अब अचानक तो ये तो अनपॉपुलर हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा गाली गलौज की भाषा में नेतन्याहू और इजराइल के लिए बातचीत कर रहे थे, और अब यहाँ मर्ज हो रहा है आईडीएफ का और यूएस मिलिट्री का। हाँ, तो अभी क्या हुआ है कि जो इनका हर साल पेंटागन का बजट होता है, जिसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, उसके तहत जो पीट हेग्सेथ हैं, जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं अमेरिका के, तो उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं, जहां उन्होंने इस साल के लिए बजट काफ़ी मांगा है, 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स मांगा है। और उसके साथ साथ उसमें एक क्लॉज भी है कि जो अमेरिका की जो आईडीएफ है, जो इजरायली फोर्सेस हैं, वो अमेरिकन मिलिट्री के साथ पूरी तालमेल करके मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल टर्म्स के अंदर कि जहाँ तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अभी तक क्या हो रहा था कि जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट एशिया के लिए, वो कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके इशारे पे चलती है। अब अगर ये हो जाता है, जो कि हाउस में पास हो चुका है, अब ये जाएगा सेनेट में, वहाँ पर अब इसका क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, वो हमें देखना है। पर नतीजा के अलावा ये बात एक साबित हो जाती है कि आज इतनी पकड़ है इजराइल लॉबी की अमेरिका के अंदर कि ये बात यहाँ तक पहुँच गई। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा मजबूत है इजरायली लॉबी इन अमेरिका। कहने का मतलब ये है, इसका जो इसका मतलब है वो ये है कि जो सेंट्रल कमांड है और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जहां तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे। वाह। और ना कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के अंडर इन वेस्ट एशिया। अगर ये हो जाता है, यूएस मिलिट्री इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेगी। जी हाँ, क्योंकि वो दोनों का मर्जर हो गया है। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनका मर्जर हो जाएगा। दैट मीन्स द कमांडर इन चीफ फॉर वेस्ट एशिया, इफ दिस हैपेंस, अभी हुआ नहीं है, इट विल बी द इजरायली प्राइम, अगर सेनेट भी क्लियर कर देता है। जी हाँ, अगर वो हो जाता तो फिर है। इसका मतलब क्या मैं बताऊं, जो 51st कंट्री की बात जो करते रहते हैं, स्टेट की बात जो करते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को बना लेंगे, किसी और को बना लेंगे, तो क्या इजराइल इनका 51वां राज्य बन जाएगा? नहीं, देखिए, वो एक अलग कहानी है। मेन बात क्या है कि तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप वेस्ट एशिया छोड़ ही नहीं सकते। लड़ाई हारने के बाद भी, जैसे मैं आपसे बता रहा था, मसला पेट्रो डॉलर्स का है। ओहो, तो उनको इजराइल चाहिए। देखिए, पेट्रो डॉलर्स का सीधे मतलब ये होता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं दुनिया की जिनको वहाँ से तेल चाहिए था वेस्ट एशिया से, क्योंकि 20% ऑफ द ऑयल एंड गैस एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, पेट्रोकेमिकल्स, डेरिवेटिव्स जो फर्टिलाइजर में काम होते हैं, वो सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाते हैं। तो वो सब कंट्रीज जो थी वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदती थी। तो वो डेट जो था, अमेरिका अपना डेट उनको सेल कर देता था बिकॉज ऑफ द पेट्रो डॉलर डील जो हो रखी थी। आज उनका डेट बहुत बढ़ चुका है, 39 ट्रिलियन डॉलर का डेट है। जीडीपी सिर्फ 32 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि डेट से कम है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जो है, अब खतरा ये आ गया है कि जो पूरा एम्पायर है अमेरिका का, जो दो बड़ी बड़ी पिलर्स पे खड़ा है। पहला पिलर है दैट यूएस डॉलर शुड बी द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, एंड द सेकंड पिलर इज अमेरिका शुड बी एबल टू फंड इट्स मिलिट्री बेसिस अक्रॉस द ग्लोब। उन दोनों पे शक आ गया है।
इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना ज़रूरी है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। तो अब क्या है कि जहाँ तक इजराइल लॉबी का ताल्लुक है, इजराइल लॉबी का आज इतना ज़्यादा दबाव है वॉशिंगटन के अंदर, उनकी यूएस कांग्रेस में, कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसको क्लियर कर दिया है कि हाँ, दोनों का मर्जर होना चाहिए फॉर वेस्ट एशिया। ये बहुत ही करने वाली बात है। और ईरान को इसको किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, ईरान का जहाँ तक ताल्लुक है, ईरान बहुत क्लियर है। जैसे मैंने आपसे बताया है कि इराक जो है, कतर है, और जो बहरीन है, अभी कुवैत है, ये सारे जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्री से अगर यूएस बेसेस हट जाती हैं, जो लग रहा है हो रही हैं, जो कि आर्टिकल 4 भी है एमओयू का। अगर आप आर्टिकल 4 देखिए एमओयू का, तो वो साफ कहता है कि द अमेरिकन शुड रिमूव देयर फोर्सेस, जो ईरान की प्रॉक्सिमिटी से, मतलब नज़दीक ईरान के, 30 डेज आफ्टर द फाइनल डील, मतलब 90 दिन में साइनिंग के बाद हो जाना चाहिए। उसका क्या मतलब होता है? अगर ये हो जाता है तो फिर वो जीसीसी कंट्रीज सोचने लगेंगी कि देखिए, ना तो अमेरिकन हमें सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल पा रहे हैं, तो हम क्यों पेट्रो डॉलर्स में कर रहे हैं अपना जो डीलिंग्स है विद द वर्ल्ड। जो ताकत है अमेरिका की, इकोनॉमिक पावर, तो हम लोकल करेंसी में क्यों ना करें? इसका मतलब ईरान जो चाहता है रीजनल ऑर्डर, रीजनल फ्रेमवर्क, वो रियलिटी बन जाएगा। और फ्रेमवर्क से मुझे याद आया कि हम यहाँ जिक्र पाकिस्तान का भी करेंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी का भी हम जिक्र करेंगे, और बात ये हो रही थी कि बातचीत होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी इसी तरह से अटकी रही, अलग अलग तरह से मैं देख रही हूँ लेख लिखे जा रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले कि इंडस वाटर ट्रीटी पर आऊँ और ये आपको, दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या इसी दौरान कोई बातचीत की गुंजाइश बनती है, जबकि दोनों के बीच इस तरह का बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ता भी बना हुआ है। आपने एक वीडियो बनाया है कि इस सब के दौरान, जब हम डोनाल्ड ट्रंप के जिक्र कर रहे हैं, इजराइल की हम बात कर रहे हैं, ईरान की, कि पाकिस्तान जो है वो सुटेबल एंकर है फॉर इस्लामिक फ्रेमवर्क। तो क्या इस्लामिक नेशंस की आप बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान के बारे में तो पिछले दिनों खबरें ये छप रही थी कि वो इतने क्राइसिस में है कि बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इधर जब हुतीज ने हमला किया सऊदी अरब के ऊपर, और अगर सऊदी अरब वापस हमला करता है ईरान के ऊपर, और ईरान यानी हुतीज का हमला माना जाएगा कि ईरान का हमला हो रहा है सऊदी अरब के ऊपर, तो पाकिस्तान तो इतने क्राइसिस के सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो जो तराजू लेके बैठा है वो अक्सर ही हिला जा रहा है। तो वो ऐसे में कहाँ लीडर बन जाएगा? आप कह रहे हैं, कौन से फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे बहुत सीधी कि जहाँ तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके पास ऐसी काबिलियत है कि वो एंकर हो सकता है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। पहले तो इसका मतलब क्या है, इस्लामिक फ्रेमवर्क का मतलब ही क्या है, ये देखिए। जब अमेरिकन फोर्सेस जीसीसी कंट्रीज से हट जाती हैं, उनकी बेसेस हट जाती हैं, और वहाँ की जो जीसीसी कंट्रीज हैं लोकल ट्रेड करना शुरू कर दें विद लोकल करेंसी, ट्रेड अगर शुरू करें या युआन में करें, अगर वो ट्रेड कर लें, और उसके बाद जो लोकल मसले हैं वो लोकल तरीके से हल करे जाएं, ना कि बाय द हेल्प ऑफ आउटसाइड पास, तो उसको हम बोलते हैं रीजनल फ्रेमवर्क, जिसकी अब्बास अरागची ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये रीजनल फ्रेमवर्क में क्या होगा अगर वहाँ से सिक्योरिटी हट जाती है? जैसे आप जानती हैं कि सऊदीज़ ने एक डिफेंस एग्रीमेंट करा पाकिस्तान के साथ, कतर भी बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की, आज कुवैत भी वही बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की। तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो रिप्लेस कर सकता है सिक्योरिटी को फॉर द जीसीसी कंट्रीज वंस द अमेरिकन बेसेस हट जाती है। वो क्यों? वो देखिए सुनिए, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो ओआईसी की 57 कंट्रीज हैं, उनके वेस्ट एशिया में जो ओआईसी की कंट्रीज हैं सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ है, जहाँ तक वेस्ट का ताल्लुक है, जहाँ तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अमेरिका का ताल्लुक है, दे आर क्रेडिबल, वो बहुत अच्छी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, अच्छा एक बात आपको मैं और बताऊं, 17 जून को जब ये एमओयू साइन हुआ है,
कई लोगों का इसका इल्म नहीं है कि 17th ऑफ जून द MOU वाज साइन 23rd जून को जो ईरान के प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन, ही मेड अ विजिट टू इस्लामाबाद। वहां पे उन्होंने कई बातें करी, बताया गया। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई होगी कि देखिए अब जो है MOU साइन हो गया है, ये फाइनल डील में तब्दील होगा तो एक रीजनल फ्रेमवर्क बनेगा, उसके लिए हमें एक एंकर चाहिए। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसीलिए 14 और 15 जुलाई को, जब 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी, 14 और 15 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही पेड अ विजिट टू टर्की। हाँ, वो भी हमें मालूम है, रिपोर्ट किया था। वहां पर टर्की प्रेसिडेंट खुद उनको रिसीव भी किया। सो दे हैव डिस्कस्ड वेरियस, बिकॉज़ दे हैव। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आप जो जिस तरह से ये पूरा नक्शा आप खींच रहे हैं, अगर पाकिस्तान वाकई इतना अहम मुल्क है तो इस सबको वो अपनी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अभी भी देखिए आप, इस पूरे जंग के दौरान भी UAE ने इस बात को लेकर धमकी दे दी कि हम पैसे आपसे वापस ले लेंगे जो हमने आपको लोन दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी सारा का सारा कर्ज को लेकर ही पूरा ये मामला है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो सऊदी की जो आर्मी है उसको ट्रेन भी करता है। इनके बीच डील भी इस तरह की हुई कि अगर एक पे हमला होता है तो दूसरे पे हमला माना जाएगा, जिसको काफ़ी मजबूत डील माना गया। और इसीलिए तो इतना परेशान है पाकिस्तान के, इधर तो उसको सऊदी अरब को संभालना है जिससे उसको पैसा मिलता है और जिसके साथ उसकी डील हुई है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी इधर ईरान को संभाले तो सऊदी परेशान, सऊदी को संभाले तो इधर अमेरिका परेशान। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपकी बात को मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ क्या है। देखिए, पाकिस्तान जो है आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया। उसके पास जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तीनों की तीनों बड़ी ताकतें उसके साथ हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। आपको पैसे मिलेंगे पर वो जो आप अपना गवर्नेंस अगर ठीक करेंगे तो आप बहुत बड़े कामयाब मुल्क बन सकते हैं। तो सरकार को कह रहे हैं आप, मिलिट्री को कह रहे हैं, गवर्नेंस क्या मतलब? मैं प्रधानमंत्री को, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बोल रहा हूँ। जहाँ तक आसिम मुनीर का सवाल है, ही इज डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब। You see the foreign policy, security policy, geopolitics of Pakistan is run by the Pakistan Army Chief. बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ। But governance should be the responsibility of the Pakistan. लेकिन वहाँ तो पत्ता नहीं हिलता, वहाँ मिलिट्री के कहे बगैर, ISI के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता वहाँ। ये तो उनका मसला है ना, उनको ठीक करने दीजिए आप। अगर वो नहीं कर पाएंगे, आप ये कह रहे हैं कि उसके पास बड़ी ही सोने की मुर्गी है वो, हाँ, कि उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन उसको कैश नहीं करा पा रहा है। वो उनकी प्रॉब्लम है, दैट्स इट, इज ए डोमेस्टिक मैटर। गवर्नेंस में क्या दिखते हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है। इसलिए वहाँ इतनी गरीबी है कि हर चीज के लिए वहाँ राइट हो जाते हैं, आटे को लेकर, अंडे को लेकर। वो उनकी गवर्नेंस का इशू है, दे हैव टू रिजॉल्व। अगर वो कर लेंगे तो वो एक काफी अच्छी, देखिए आज उनकी, क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ। देखिए, अभी ताजा ईरान से लौटी हूँ और ईरान ने जो प्रोग्रेस किए है, मतलब जिससे मैं कहती हूँ कि अगर आप बुराई भी करना चाहें उस देश की तो नहीं कर पाएंगे। उनका आप ये देखिए कि पूरा ट्रेन नेटवर्क उन्होंने जो तैयार किया है, साइंटिस्टों की फौज खड़ी कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का, ऐसे ऐसे पुल बना रहे हैं, वहाँ की औरतें बना रही हैं पुल। लेकिन यही अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो हमारे पास रेलवे है वो उनके पास भी थी, उन्होंने तो खत्म ही कर दिया। अंग्रेजों ने जो रेल बनाई उसको भी तबाह कर दिया। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, अभी जैसे CPEC उनके पास आया था, आज वो बात कर रहे हैं CPEC 2 की बात हो रही है। तो अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो CPEC 1 था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, फॉर वेरियस रीजन वो कहीं पे कमी पेशी रह गई। ये सब गवर्नेंस की बातें तो होगा डेवलपमेंट। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, आप देखिए ईरान से तो कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ईरान एक अलग टाइप का मुल्क है जिसकी आपको शायद आपके दर्शकों को मालूम नहीं होगा। उनकी GDP सिर्फ 300 बिलियन है। वो लड़ाई कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी 32 ट्रिलियन है। वाह, ये आप समझने की कोशिश करिए। वहां पर सब पढ़े लिखे लोग हैं ईरान में। ईरान से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान के पास आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं और वो कम नहीं हुई हैं, वो बड़ी हैं। इस जंग में और बढ़ी हैं उसके जी पास। हाँ, पहले फैसिलिटेटर था, उससे मीडिएटर बना,
उसके बाद रीजनल पावर बना, आज वो एंकर है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। इतनी तरक्की कर गया है पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटी पॉलिसी में, ऑल बिकॉज ऑफ द GHQ। लेकिन उनके सिटीजन्स को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो दैट इज द गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसके ऊपर GHQ का देखिए, GHQ का क्या रोल है गवर्नेंस में, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। GHQ का मैं एक आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी में they have done an excellent job and they have a very good understanding of how the world is changing. अभी एक और खबर छपी है ANI में, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इंडस वाटर ट्रीटी पे मैं बातचीत करूं, ANI ने खबर छापी है और अहम खबर है ये, क्योंकि पाकिस्तान को यही माना जा रहा है कि हर जगह तराजू बन के घूम रहा है कि इधर भी इसको संभालना है, उधर भी उसको संभालना है, कि सऊदी अरब ईरान के बीच इन्होंने एक डील कराई और ये बताया जा रहा है कई महीने पुरानी बात है, ये अभी इसको ये लीक हुई है खबर, जिसमें बाकायदा वहां के दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने इस बात को कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक प्राइवेट ऑयल डील को ईरान में, जो डिप्लोमेट्स के बीच डील थी, उसको इस्तेमाल किया सऊदी अरब को बचाने के लिए ईरान के अटैक से। ANI ने अभी ये खबर छापी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो खबरें छपती हैं, मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ फैक्ट्स पर, आई डोंट गो बाय देयर रिपोर्ट्स। मैं ज़्यादा इनको अहमियत देता नहीं हूँ, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज जो है पाकिस्तान जो पब्लिकली कह रहा है वो एक बात है, अदरवाइज पाकिस्तान जो बैकडोर में या मतलब पब्लिक के उसमें नहीं बोल रहा है, सऊदी से, ईरान से, वो सब पाकिस्तान की बात मान रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान को भी देखिए, MOU जो है, MOU को उन्होंने नाम ही दिया है इस्लामाबाद MOU। वो इस्लामाबाद की ख्वाहिश से हुआ है, क्योंकि वो उनके यहाँ हो रहा था। ईरान देखिए, वो डेस्टिनेशन था, तो इसलिए इस्लामाबाद बन गया। नहीं, ईरान वो मुल्क नहीं है। ईरान जो है इमोटिव तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएगा। नहीं, और उन्होंने फिर जो डेलीगेशन गया, जो फ्यूनरल में अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल में जो पाकिस्तान से डेलीगेशन गया, उसको भी अलग ही इज्जत दी। तो और इतना हाई पावर डेलीगेशन के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही पहुंच गए थे। वही तो आपसे कह रहा हूँ ना। अभी एक और खबर आई थी कि उनके जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो भी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में थे। तो ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर है तो वो बॉर्डर की भी बात हुई, लेकिन इस सब के अलावा इन्हें जरूरत भी है। जैसे ईरान जो है बिजली भेजता है पाकिस्तान को, ये उनकी बराबर डील है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान, आप जो बातें कह रहे हैं सही हो सकती हैं और सही होंगी जब आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर उनका इकोनॉमिक ढांचा देखें आप, तो वाकई पाकिस्तानी अवाम के साथ भी कितना बड़ा जुल्म है ये, कि उनकी हुकूमत इकोनॉमिकली पूरे तरीके से ढांचा चरमरा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप सोचिए, इकोनॉमिक राइट्स हो रहे हैं, ज्यादातर आबादी दूसरे मुल्कों में जाके काम करती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, चलिए खैर इस सब्जेक्ट गवर्नेंस का है, समस्याएं हैं। अभी ये जो हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है, व्हाट इज दिस अबाउट? लेकिन ये भी तो एक अच्छी बात है, ये भी तो जॉब्स है, लेकिन ये अच्छी बात है लोकतंत्र। चलिए देखिए, ये बातों पे मैं गवर्नेंस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इसमें मुझे समझ है, पर ऐसी कोई डीप एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं इस पे कमेंट करूं। अब मुझे पूछ लेने दीजिए आप, इस सब के दौरान जो हमारी विदेश नीति है खासकर, अब मोदी जी तो बहुत बिजी हो गए हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी को संभालने में, कि भाई ये सड़कों पे आके पूरा सैलाब लाए हुए हैं, तो ऐसे में कहाँ उन्हें वक्त मिलेगा कि वो कहीं दूसरे देश भी उनको जाना होगा। मैं तो सोच रही हूँ कि इस दौरान उनके कैलेंडर में जितनी विदेश यात्राएं भी लिखी होंगी, वो सब रद्द कर रहे होंगे वो एक एक करके, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल है देश से बाहर भी जाना। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो एक फांस है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहली बात तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये सस्पेंशन में है ये ट्रीटी, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है, और क्या भारत जायज़ तरीके से, चूंकि भारत ये कहता है कि आतंकवाद भेजता है, स्पॉन्सर है टेररिज्म का भारत में, पहलगाम हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, पूरा इतिहास रहा है पिछले 60-70 सालों का, तो आपको क्या लगता है कि भारत जायज़ तरीके से इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाले हुए है, और या फिर आपको लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है इससे? देखिए, जो नदियां होती हैं वो सिविलाइजेशन के साथ चलती हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका नदियों का उसमें कोई रोल नहीं था। हमने जंगें लड़ी, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई भी दोनों साइड ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद हम दोनों समझ रहे थे कि हम एक ही सिविलाइजेशन है। हिंदुस्तान एक वो सिविलाइजेशन है जो एक नहीं है, वो एक रेनबो है सिविलाइजेशंस का। यहाँ पर वैदिक पीरियड है, हिंदू किंगडम्स रही हैं, मुगल एम्पायर रहा है,
ब्रिटिश एम्पायर रहा है, सब रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज। अब अगर आप उसमें से 200-250 साल का इतिहास हटा दें तो उसमें दिक्कत है ना, बिकॉज है तो वो आपका कल्चर ही। अब आप रिवर्स में तो वो नहीं हटा सकते ना, पानी तो वहीं बहेगा। तो कहने का मतलब ये है, द वेरी फैक्ट कि आज ये नौबत आ गई है कि हम पानी की बात कर रहे हैं, उनको पानी का जो डेटा है वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधी सी जाहिर बात है हम अपनी सिविलाइजेशन को भी कहाँ मान रहे हैं। आप ये भी तो बात देखिए ना, क्योंकि सिंदूर के वक्त में भी तो यही बात हुई थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो ये किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की पहले नहीं किया है, और हमने बहुत जंगें लड़ी हैं, जाहिर क्योंकि ये तो देखिए, ये ट्रीटी 1960 में बनी थी और ये बात क्लियर हो गई थी कि ये रिवर्स तो सिविलाइजेशन के साथ चलती है। और मेरे हिसाब से आज जो है दुनिया में टेररिज्म, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, टेररिज्म कोई इशू नहीं है। हम जाके बोलते रहते हैं, कितने लोग मानते हैं हमारी बात मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि एविडेंस ये है कि पाकिस्तान भी बोलता है कि ये टेररिज्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो नलीफाई हो गया। अगर सुनिए पूरी बात सुन लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि टेररिज्म से जो बड़ा इशू आज बन गया है वो पानी का है। पानी का इसलिए है कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियों के अंदर जो है मौसम बदल रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम पर डेटा शेयर करना, इस टाइम पे बताना कि हम जो अपनी नदी है उसके ऊपर हम नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो क्या होगा, ये सब शेयर करना हमारे लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम एक ही सिविलाइजेशन के हैं। आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन नहीं, मेरी बात ही खत्म नहीं हुई। आपने ये बहुत अहम बात शुरू करी है जिसको पूरा ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, वहाँ भी जैसे आप बोल रही हैं गुर्बत है, एग्रीकल्चर वहाँ बहुत है, उनको जो अगर उनको आप नहीं देंगी टाइम के ऊपर तो उनके एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है, पर चीन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन का नहीं है, ठीक है ना। उनकी भी एक नदी है जो उनका ब्रह्मपुत्र है, पर इंडस जो है आती सब वहीं से ही है, आती वहीं से है, पर ये तो हमारी सिविलाइजेशन की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दोनों मुल्क हमने तय किया था 1988 में, एक अग्रीमेंट करा था हमने, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ने, कि हम जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट को 1 जनवरी हर साल एक्सचेंज करेंगे, और वो हमने फिर उसको रेटिफाई किया। देखिए, वो रेटिफाई करने के बाद ये हुआ, और उसके बाद हर साल जो है हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो आप न्यूक्लियर की तरह इस बात को मानिएगा, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर सिविलाइजेशन को तबाही दे सकता है ह्यूमैनिटी को, वैसे ही पानी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। और अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को समझिएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती है। जी हाँ, मैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, और अगर जंग होती है तो उसमें चीन भी उसका पार्ट बन जाएगा। जब टेररिज्म पे जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय चीन डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, मदद कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और ये एक इशू है जो मुझे रात को बहुत चिंता कर, आई गेट वरिड, बिकॉज आई नो कैट वाटर वॉर्स कैन टर्न इनटू अ हॉट वॉर, और उस वॉर के अंदर चाइना विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि वजूद का सवाल है, पानी तो वजूद है। अरे साहब, पानी की बात है। चाइनीज जो हैं, उनके जो विक्टर गांव हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, जो ईरान लड़ाई में भी बोल रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी बोल रहे थे, उन्होंने साफ बोला है कि जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, हम ऊपर बैठे हैं, आप बीच में बैठे हो, और नीचे पाकिस्तान है। बिल्कुल। और इसी बात पे श्याम सरन ने एक आर्टिकल भी लिखा है, लेकिन इससे पहले कि मैं आऊँ श्याम सरन के आर्टिकल पे, मुझे थोड़ा सा आपसे ये चर्चा ये करना चाहती हूँ। मुझे सिक्योरिटी के मामलात की कम जानकारी है, लेकिन मुझे राजनीति थोड़ा मैं समझती हूँ कि आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर क्यों आज दुनिया में टेररिज्म बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने उससे अपने एजेंडे से हटा दिया है। 9/11 के बाद 20 साल तक लगातार कहता रहा कि दुनिया में अगर एक ही समस्या है तो वो है टेररिज्म, टेररिज्म, सबको टेररिज्म
के इर्द गिर्द उसने घुमाया, जिसमें हमारा भी मुद्दा शामिल रहता था। फिर ओबामा साहब आए, वो क्लाइमेट चेंज का जिक्र करने लगे। अब इनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो मुद्दा नहीं है, तो इसलिए वो रेडार से गायब हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम आतंकवाद की मार सह रहे हैं, जो पहलगाम में हमारे साथ हुआ है, जो बाकी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, वो कहीं किसी थिन एयर में नहीं है, वो फिजा में या खिजा में नहीं है, वो तो हुआ है, हम तो पीड़ित हैं। देखिए, इसमें दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह है कि अभी जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है। एक ऑर्डर जो था जिसको हम बोलते थे रन बाय द अमेरिकन्स, उसके रूल टूट चुके हैं। एक नया ऑर्डर बन रहा है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहां नए रूल्स बन रहे हैं, जिसमें ईरान और वेस्ट एशिया की लड़ाई एक अहम भूमिका निभा रही है। तो जब दुनिया बिटवीन द ऑर्डर्स होती है, दैट इज एन एरा ऑफ वॉर, बिकॉज रूल्स एक टाइप के टूट चुके हैं एंड इट इज अ एरा ऑफ वॉर एंड एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स। पीपल आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल वॉर्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। पहली बात। दूसरी बात, एससीओ है। मैं इस एससीओ का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी एससीओ की मीटिंग हुई है किर्गिस्तान में, जहां फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए। ठीक है ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आसियान में थे, वहां पर मीट में, और वहां बात कर रहे थे फिर से टेररिज्म की। अब टेररिज्म की तो पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि आप जो है वो बलूचिस को आप उसको कर रहे हैं, आप सपोर्ट दे रहे हैं, ये उनकी एलिगेशन है। कहने का मतलब ये है, एससीओ भी जो था, जो शुरू हुआ था एससीओ टेररिज्म को लेकर, आज एससीओ भी बात कर रहा है डेवलपमेंट की। एससीओ का पूरा ढांचा बदल गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, और वो कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 सितंबर 2025 को जब चाइना के अंदर एससीओ समिट हुई थी टिंजियान में, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, तो वहाँ पहली बार ये जिक्र हुआ कि एससीओ के अंदर भी 10 इयर्स डेवलपमेंट प्लान होगा, एससीओ का अपना बैंक होगा जैसे ब्रिक्स का बैंक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हम बार बार जो बोलते रहते हैं टेररिस्तान, पाकिस्तान, ये वो, अरे भाई पाकिस्तान की तो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ रही है ना, तो उसको आप समझने की पहले कोशिश करिए। जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है, मैंने शुरू से कहा था ये, और ये कोई नई बात नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूँ 2000 से, पहली किताब में मैंने लिखा हुआ है कि जो टेररिज्म है, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रोट माई फर्स्ट बुक इन 2000, इट क्लियरली सेज दैट दिस इज अ मिलिट्री प्रॉब्लम। अगर आज आपके पास ताकत हो मिलिट्री ताकत, तो पाकिस्तान क्यों करेगा प्रॉक्सी वॉर? वो करेगा ही नहीं, तो सीधे जंग होगी। तो हम तो सिंदूर क्या था? सिंदूर सीधे सीधे जंग नहीं थी। देखिए, सिंदूर पे अब फिर से हम आ गए। तो सिंदूर पे हमने क्या किया? हमने वहां टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, हाँ। और एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इस पर तो मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं दुनिया सुन नहीं रही। दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, बिकॉज दी एज फार एज द वर्ल्ड इज कंसर्न, पूरी की दुनिया, टेररिज्म इज अ इशू, बट देयर आर बिगर इश्यूज टुडे। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो टेररिज्म से ज्यादा बड़ा इशू तो है। हम क्या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए टेररिज्म की बात ज्यादा करते हैं? जब हमारे रक्षा मंत्री या हमारे दूसरे मंत्री जब बात करते हैं कि हम टेररिज्म का शिकार हैं, तो क्या ये घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ हम है? पहली बात तो शिकार हैं, ये तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर बात यह है कि वो भी कहते हैं कि हम भी शिकार हैं, ये भी एक बात है, और दुनिया उनकी बात भी सुन रही है। और जो हम बोल रहे हैं कि टेररिज्म का इशू है, हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, सिंपल। नहीं, तो मुझे ये समझाइए, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो शब्दावली है, वोकैबुलरी है, वो हमें बदलनी पड़ेगी, लैंग्वेज डिफरेंट करनी पड़ेगी, टेररिज्म की बजाय हम कुछ और इस्तेमाल मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप पाकिस्तान से बात करिए, आप चीन से नॉर्मल करिए तो रिलेशंस। बात करने से अगर हल हो गया होता, तो बातें तो न जाने कितने दौर की, मतलब प्रवीण साहनी जी, मैं तो 25 साल से यही देख रही हूँ, कितनी बातचीत हुई। आप सोचिए, वाजपेयी के दौर से शुरू होकर फिर वही मनमोहन सिंह तक भारत ने कोशिश तो की है। सुनिए 2024 में दुनिया मल्टीपोलर बन गई। आज वो दुनिया नहीं है। आज वेस्ट एशिया में बात हो रही है पैलेस्टाइन इशू की, कि ये मसला हल हो सकता है। क्यों हल हो सकता है? क्योंकि आज 3 बड़ी ताकतें हैं, एक बड़ी ताकत नहीं है, वर्ल्ड यूनिपोलर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है, अगर आप आज पाकिस्तान से बात करेंगे
तो वो बंद कर देंगे जो कर रहे हैं वो टेररिज्म बंद कर देंगे। अरे तो फिर पहले जनाब, क्यों नहीं कर लिया था? अमन की आशा से लेकर लाहौर बस सर्विस निकाली गई, नरेंद्र मोदी जाके केक खा के बिरयानी खा के आ गए वहां पर, सारी चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। बातचीत करने की कोशिश तो पिछले 25 साल में जितने प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में, उन्होंने सबने किया, और उससे पहले भी कोशिश होती रही है। तो बातचीत तो भारत करना चाहता रहा है। देखिए दो बात मैं बोलता हूँ, आप जितना पीछे खोती रहेंगी हाँ। तो आप आगे एक तो नहीं बढ़ पाएंगी। मैं आपसे एक सीधी सी बात कर रहा हूँ, आज वर्ल्ड मल्टीपोलर है। अब आप चली जाए कि जी पार्टीशन हुआ, वो क्यों हुआ, उसमें इतनी दहशतगर्दी हाँ, हुई। वो तो खैर बहुत लंबी बात चली नहीं नहीं जाएगी। नहीं तो कहने का मतलब ये है, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर बहुत तक जाएगी। तो आपको हमें आज क्या देखना है। तो आप हम कह रहे हैं बात करके टेररिज्म खत्म करा लो, इतनी नहीं आसान नहीं बात है? ये इतनी आसान है, क्योंकि वो टेररिज्म इसलिए कर रहे हैं प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीर मुद्दे पे आप बात करिए। वो ये भी तो नहीं कह रहे कश्मीर मुद्दा मुझे कल सॉल्व करना है, वो कह रहे हैं बात तो शुरू करिए। वो सिर्फ इतना ही तो लेकिन कह भारत रहे कहता हैं, है वो कश्मीर पे बात नहीं हमने करेगा। कह दिया कि कश्मीर हमारा है और हम बात नहीं करेंगे, हम तो पीओके भी लेंगे उनसे। हाँ, तो फिर वही बात है ना, फिर मसला तो यहाँ आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि ना तो हम चीन से नॉर्मल रिलेशंस करना चाहते हैं, पाकिस्तान से तो हम बात ही नहीं कर। आज उनकी जो हाई कमीशन है हमारी, और वहाँ भी वही होगा, हमारे यहाँ जो उनकी हाई कमीशन है, मुझे कोई बता रहा था कि सिर्फ 25 लोग हैं हाई कमीशन चला रहे हैं, उसमें ड्राइवर भी शामिल है, सब शामिल है। तो क्या चला रहे हैं वो, उसका मतलब कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ही नहीं है इसका तो मतलब, सिर्फ जो भी कुछ हो रहा है वो वहाँ पे वो हो रहा है ड्रामेबाजी, वो क्या, वो अटारी वाघा बॉर्डर पर। वाघा बॉर्डर पे। हाँ, तो ऐसे जो थोड़ा दोनों फौजी अपनी टांग लेकर सर तक लेके सलाम करते हैं। रिश्ते ऐसे थोड़ा ना बनते हैं। अब अगर आप खोदती रहे कि वो वाजपेयी गए थे, अरे ठीक है, द वर्ल्ड वॉज डिफरेंट एट दैट टाइम, वर्ल्ड इज मल्टीपोलर, लेट अस लुक एट द सिंपल थिंग। हम दोनों एक ही सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। ये पानी के मसले, टेररिज्म के मसले, मैं समझता हूँ समझदारी और अक्लमंदी इसी बात में है। हम देखें कि दोनों के जो लोग हैं, गुर्बत दोनों जगह है, तो कैसे लोगों की तरक्की हो सके। नक्शा देख लीजिए, कनेक्टिविटी देख लीजिए, सिविलाइजेशन देख लीजिए। मैं ये समझता हूं कि हम दोनों मुल्कों की जो डेस्टिनी है, इट इज जॉइंट। अब हम नहीं मानने को तैयार, मत मानिए, अगले 20 साल, 50 साल, 100 साल आपकी मर्जी है। तो टेररिज्म पाकिस्तान इसलिए कर रहा है चूंकि वो चाहता है कि भारत को बातचीत की टेबल पर लाया जाए। हाँ। अब मैं इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र कर लेती हूँ कि इतने इनह्यूमन एनवायरनमेंट में जहाँ बात हो रही है कि भाई आप किसी देश का पानी रोक देंगे, यहाँ की बात हो रही है। तो पहली बात तो आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि क्या जायज है पानी, हाँ जी बोलिए, या नहीं जायज है, वो सवाल, उसका जवाब भी मुझे नहीं मिला। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण छपे हैं पिछले कुछ दिनों में ही, जिसमें श्याम सरन ने कहा है कि हमारा ये दोहरा रवैया होगा अगर हम चीन उस जगह बैठा है हमारे ऊपर जहां से पानी का फ्लो वो रोक सकता है, और हम उस जगह बैठे हैं जहां हम पाकिस्तान का फ्लो रोक सकते हैं। तो अगर हम चीन से वो सहने को तैयार नहीं है तो वो दुख या वो जख्म हम पाकिस्तान को क्यों दें, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो सैयद अकबरुद्दीन हैं, जो यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं और बड़े ही टॉप क्लास वो एक डिप्लोमेट माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो कहते रहेंगे इंडस वाटर ट्रीटी, आप आतंकवाद पे अड़े रहिए। तो किसका, दोनों का जवाब देना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि ये जो दो थॉट प्रोसेस है। ना देखिए, श्याम सरन जो है वो समझदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन अकबरुद्दीन सरकार की बात कह रहे हैं। वो सरकारी मुसलमान है, तो इसका मतलब सरकार यही सोचती है। देखिए मैं तो साफ बोलता हूँ कि ये जो डिप्लोमेसी है, हमारे बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सारे, जिनको ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स समझ ही नहीं आती कि दुनिया में हो क्या रहा है और बदल कैसे रही है। तो सरकारी मुसलमान का मतलब, सरकार ने एक मुस्लिम डिप्लोमेट से ये कहा कि भाई ये लिख दीजिए आप, जो कि पाकिस्तान की बात है। कहा नहीं, क्योंकि मुसलमान जो सरकारी मुसलमान है और मुस्लिम्स इन जनरल, उनको ये लगता है कि हमें ज़्यादा अब दिखाना है कि हम वफादारी है, दैट इज द वर्ड। दिक्कत तो सारी यहाँ आ रही है, चाहे वो टॉप डिप्लोमेट ही क्यों ना हो। अरे देखिए साहब, टॉप बॉटम कुछ नहीं होता। डिप्लोमैट इज अ डिप्लोमैट, एंड डिप्लोमैट इज नॉट अ थिंकर, लेट्स गेट इट करेक्ट। He is not a geopolitical thinker who understands how the world is changing. His basic brief is to take the government directive and implement it properly. That is being a diplomat. और जो थिंकिंग होती है सरकार की, वो ये होनी चाहिए कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट मेड बाय डिप्लोमैट्स, इट इज मेड बाय द फॉरेन मिनिस्टर, इट इज मेड बाय द गवर्नमेंट। उसका काम ये होना चाहिए कि किस तरीके से दुनिया बदल गई है, हम किस तरीके से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी का फ़ायदा उठा के
रिलेशंस विद नेशंस का फ़ायदा उठा के हम जो अपने लोग हैं गरीब उनकी बेहतर करें ज़िंदगी को। ये मतलब है फॉरेन पॉलिसी आप का। वो अक्सर तभी हो सकती है अगर आप समझें कि आप दोनों एक सिविलाइजेशन के हैं, आप दोनों जुड़े हुए हैं। इट्स डेस्टिनी हैज़ गॉट यू टुगेदर, द ब्रिटिशर्स गॉट यू सेपरेट। इट इज़ अबाउट टाइम दैट यू अनडू दैट। आई एम नॉट सेइंग कि मुल्क एक बन जाए, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम भाईचारे से तो आप रहिए। भाईचारे से रहिए। आप कहते हैं आपको राजनीति नहीं आती, लेकिन मैं देख रही हूँ कि किस तरह से एक फौजी राजनीति को बहुत सिंपल तरीके से एक साधारण टर्म्स में समझता भी है और समझाता भी है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि बातचीत के लिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बातचीत हमेशा होनी चाहिए। मैं भी एक पैसिफिस्ट हूँ और मैं एंटी वॉर भी हूँ, मैं कभी नहीं चाहती जंग हो। लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी शांति की स्थापना के लिए भी जंग की ज़रूरत होती है, अमन कायम हो सके इसके लिए जंग करनी पड़ती है। आपने चाइना का जिक्र किया कि उससे भी बातचीत होनी चाहिए, आप कह रहे हैं पाकिस्तान, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। मतलब चाइना हमें गलवान जैसा जख्म दे रहा है और हमारे यहाँ हद ये है कि सलमान खान की फिल्म आई और गलवान पहले उसका नाम था, उसको बदल के कुछ और रख दिया गया। फिल्म का नाम भी गलवान नहीं हो सकता। यानी हम कल्चरल लेवल पे भी हम चीन को चैलेंज नहीं कर सकते या चीन के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगातार वो जख्म दे रहा है, हमारे फौजियों से लेकर हमारी जो टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब वो इतना ताकतवर है तो हम उससे कैसे और कब और किस तरह से बात करें? ना, देखिए, जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बयान दिया था कि जो हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, हम अपनी जो इकोनॉमिक राइज है वो डिपेंडेंट नहीं हो सकता चाइना के इकोनॉमिक राइज पर आज हालत ये है, हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं है, पर चाइना हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बिल्कुल, ये भी दुरुस्त है, नंबर 1। बल्कि गलवान के बाद और बढ़े हैं कारोबारी रिश्ते। तो कहने का मतलब ये है, आप इस बात को एक तो ये समझिए। दूसरी बात क्या है, एक होती है जिसे कहते हैं विल टू फाइट, क्योंकि आपने लड़ाई की बात करी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, जयशंकर ने एक टेलीविजन चैनल में कहा था, हाउ कैन आई फाइट विद अ कंट्री चाइना जिसकी 5 गुना मेरे से ज़्यादा इकोनॉमी बड़ी है। ठीक है, हमारी 4 ट्रिलियन है, उनकी जो है 19 ट्रिलियन है, 20 ट्रिलियन है, 5 गुना हो गई। पर व्हाट अबाउट ईरान, 300 बिलियन और 32 बिलियन से लड़ाई कर रहा है। 32 ट्रिलियन से लड़ाई कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है हम एक तो लड़ाई, हमारी सरकार जो है ना उसमें वो है नहीं लड़ाई करने का, और वो पूरा रिकॉर्ड है इस पे। आप कभी हम जंग लड़ तो चुके हैं। ना वो चलिए, वो फिर कभी उस पर बात करेंगे। वो हमने कोई जंग नहीं लड़ी है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेट्स गेट दैट क्लियर। अ वॉर इज अ वॉर, इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम डूइंग अ टेररिस्ट ऑपरेशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, अंदर कर लिया बाहर कर लिया, दैट इज एंटायरली कोई फुल फ्लेजेड जंग नहीं है। लेकिन इसके अलावा देखिए, आप नया देश था, 62 की लड़ाई याद है, तमाम तरह की लड़ाइयां हुई हैं। तब वो तो बातें कर ही नहीं रहा मैं कह रही हूँ नया और कमजोर देश था, गरीब देश था, और उस वक्त जो हुआ वो हुआ। लेकिन भारत अब एक ताकतवर सरकारें लड़ती हैं अपनी इज्जत के लिए। ईरान लड़ रहा है अपनी इज्जत के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चीन से लड़ाई करिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चीन को पहले ये तो पता चले कि आप में लड़ाई करने की ताकत है। अब बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, और वो वापस मैं वहीं जहाँ से शुरुआत की थी आपको 360 वहीं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि भारत में भी लोग शायद ये भूल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो जुनून है ये इस वक्त जो जंतर मंतर पर है, उसमें ये बात भूल रहे हैं कि अभी भी देश में करोड़ों बेरोजगार लोग हैं, अभी भी देश की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब है, अभी भी लोगों को बहुत महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, और ये पूरा संकट बढ़ता चला जाएगा जितनी ये जंग आगे बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे ये बताइए, कोई आपके दिमाग में ऐसा कोई घड़ी है जो ये बता सके, कोई कैलेंडर, कि अब ये माना जाएगा कि ये जंग ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर पीस प्रोसेस इस तरह से कम हो जाए कि ये जंग पूरी तरह ख़त्म भी ना हो, तब भी हमें ना असर पड़े इसका? मतलब आप वेस्ट एशिया की जंग की बात कर? नहीं, देखिए, वेस्ट एशिया की जंग जो है अब वो ख़त्म हो चुकी है। अभी जो हो रहा है, जो दोबारा जंग शुरू हो रही है, वो जंग ये है कि अमेरिका जाना नहीं चाहता है वेस्ट एशिया से। उसका मैंने आपको कारण दे दिया। मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपके पास एक मोटी कैलकुलेशन हमारे दर्शकों को ये दे दीजिए कि भाई अगर ये 3 चीजें हो जाएंगी तो ये जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां की जो जंग है वो हमारी अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। कल प्रेसिडेंट ट्रंप कहे कि मैं जा रहा हूँ वहां पर, और मैं ये MOU जो ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ उसको फाइनल डील करने को तैयार हूँ, तो जंग खत्म हो गई। उसमें है क्या? वो तो कमांडर इन चीफ के ऊपर है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर है। लेकिन वो तो हॉर्मुज़ छोड़ेगा नहीं ईरान। नहीं, वो आप भूल जाइए, वो अब ईरान के पास है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले, अब वो ईरान उसको छोड़ेगा नहीं।
वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज विद द ईरानियंस, है और रहेगी। तो जंग भी चलती रहेगी और ये पूरा जो गल्फ का पूरा खित्ता है जहां 1 करोड़ के आसपास भारतीय लोग काम करते हैं, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है, बहरीन में भी हुई है, कुवैत में भी हुई है, दुबई में हुई है, तो दुबई का पूरा ब्रांड डिमोलिश हाँ, हो गया तो है। आप ये दुआ करिए हाँ, कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ ऐसा ना करें ईरान के ऊपर कि ईरान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूर तबाह हो करने जाए लगे। तबाह करने के लिए। है क्या इन जीसीसी कंट्रीज कुछ के नहीं। पास? सिर्फ तेल है और गैस है, ना इनके पास खाना है, ना इनके पास पानी है ना इनको कोई इल्म है कि किस तरीके से डिफेंसेस बनाए जाते हैं। इतने सालों साल डिकेड्स तक वो अपनी सिक्योरिटी ठीक नहीं कर पाए। तो अरब्स जो है, ये कंट्रीज जो है, ये छोटी छोटी जो है जीसीसी कंट्रीज, तो कहने का मतलब ये है वहाँ सब फॉरेनर्स बैठे हैं और ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगे, ये गिर बिल्कुल। रहे हैं। देखिए वहाँ फॉरेनर्स हैं, इसी को ले लीजिए आप, यूएई को ले लीजिए, उनकी अपनी जो पॉपुलेशन है वो है 1 मिलियन, 10 मिलियन फॉरेनर्स है वहाँ पर। तो वही हालत सबके अंदर है। अब कुवैत जो है वो 90% डीसैलिनेशन प्लांट्स पर है, सऊदी अरेबिया 70% डीसैलिनेशन प्लांट्स पर है। अगर ये तबाह हो गए, ईरान तो बच जाएगा। ईरान की ज्योग्राफी है, उनकी नदियां हैं, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, 4 गुना है इराक से, माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं। आप आई हैं अभी ईरान से वापस, 10 गुना बड़ा इजराइल से। तो अब जी हाँ। इजराइल से तो कंपेयर ही मत करिए बहुत बहुत ना। शुक्रिया आपका प्रवीण सानी जी तमाम बातचीत के लिए। और मुझे लगता है दर्शकों को बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि ज़रूर ये पूरा जुनून है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो एक तरह का इनकलाब, एक आंदोलन हम अपनी सड़कों पर देख रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो एक बड़ी पिक्चर है, बिग पिक्चर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसको देखना नहीं भूलना है कि विदेश नीति बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश नीति को समझना और विदेशी मामलों में यानी पूरी दुनिया में किस तरह से पूरा ऑर्डर, पूरा संतुलन जो है पावर का, शक्ति का, वो बदल रहा है, इस पर लगातार अपडेट्स आप इस चैनल पर देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।